चाहता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया और 2014 में भी ऐसे एक जिला अध्यक्ष था पार्टी का, और पार्टी ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत का टिकट दिया और वहाँ की क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर वहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया। इन 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और मैं सोचता हूँ आगे भी मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कालखंड में और भी उस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने बड़ी जिम्मेदारी आपको की जीती हुई सीटें हैं। मैं जो इतना काउंट कर रहा हूं निकल 23 से 24 सीट ही है जो बीजेपी के पास नहीं है। इसमें से अभी जितनी घोषणा मैक्सिमम 25 हो सकता है अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये ज़्यादातर सीटें वही है जो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। गुजरात की तो सभी सीट उसने जीती थी, मध्य प्रदेश की लगभग सभी जीती हुई सीटें हैं, आपको राजस्थान की सभी जीती हुई सीटें हैं, असम की सभी जीती हुई सीटें हैं, झारखंड की है, छत्तीसगढ़ की है। तो छत्तीसगढ़ की एक सीट जो है बीजेपी की जीती हुई नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के इस समय जो लिस्ट है ये बीजेपी की उन सीटों की ही है जिस पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। केरल को अगर हम छोड़ देते हैं तो तेलंगाना में भी आपकी जीती हुई 2 सीटें घोषित हो चुकी है इसमें। तो हाँ, तो इसलिए अब बाकी उतना ही है इसमें। आने वाले समय में जहां जहां जैसे अगर तमिलनाडु की घोषणा होती है, मान लीजिए आंध्र प्रदेश की घोषणा होती है, उड़ीसा की घोषणा होती है, तो उसमें दिखाई देगा कि यहाँ कहाँ कहाँ क्या हुआ है। लेकिन ये तो सारे 303 सीटें उसके पास है, इन्हीं सभी क्षेत्रों से था, तो मैक्सिमम सीटों की घोषणा हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार पहली सूची 164 की जारी कर दी थी चुनाव घोषणा होने के पहले, और मेरी जानकारी है कि 10 मार्च तक ये 350 के आसपास सूची ये निश्चित रूप से जारी कर देंगे। जिस ढंग से तैयारी इनकी चल रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो बता भी दिया गया है कि आप वहां तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय दूसरी पार्टियों के प्रमुख नेताओं को छोड़ दीजिए कि जिनका सीट तय है, उन सबसे आगे अपने उम्मीदवारों को पहले उतार करके ये संदेश भी दे रही है कि हम चुनाव लड़ने में भी सबसे आगे हैं। और प्राइम मिनिस्टर का भाषण देख रहे हैं कि चुनाव का एजेंडा भी लगभग सेट हो गया है। इस बार के चुनाव में राहुल जी, मेरा मानना यह है कि जैसे सिंगूर और नंदीग्राम केवल पश्चिम बंगाल का नहीं, वो देश भर का मुद्दा बना था। वामपंथियों को व्यापक क्षति हुई थी उसके कारण। वो एक समय सरकार बनवाते थे, वो बनाने की स्थिति में नहीं रहे। वही स्थिति इस बार संदेश खाली की होनी है। वो पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में बीजेपी उसको ले जाना चाहती है, उसका असर होगा। अच्छा अवधेश जी एक चीज और, आप क्योंकि विपक्षी पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया के लिए भी कोई मैसेज देखते हैं इस लिस्ट में आप? देखिए, INDIA के लिए मैसेज यही है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस है। हमेशा आगे बढ़ के, अगर आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा से लड़ना है, जो न थकती है, न बैठती है, न सोती है, 24 घंटे काम करती रहती है, चुनाव के सदा मोड में रहती है, तो आपको उसके अनुरूप आना पड़ेगा। मुद्दे और चेहरे के साथ कैंडिडेट्स लाना, फाइनल करना। अभी तक तो उनकी सीट शेयरिंग के समझौते भी नहीं हुए हैं। यद्यपि बीजेपी का भी अभी बिहार में फाइनल नहीं हुआ है कहां से कहां दिया जाना है, लेकिन बावजूद आंध्र प्रदेश में फाइनल अभी नहीं है, पंजाब में फाइनल अभी नहीं है, लेकिन कम से कम उसने अपनी उन सीटों की घोषणाएं कर दी हैं जो उसके अपने हाथ में रही है। तो ये INDIA के लिए भी था। कांग्रेस अपनी घोषणा कर सकती थी, समाजवादी पार्टी थोड़ी बहुत की है, वो इस अनुसार आगे आ सकती थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा कर सकती थी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कर दिया लेकिन पंजाब का नहीं किया है, वो घोषणा कर सकती थी। तो ये उसमें संदेश है कि पॉलिटिक्स भारत की जो है अब उस आक्रामकता और प्रखरता के दौर में है जिसमें जो कोई भी उसके अनुरूप इस समय कदम नहीं बढ़ाएगा वो पीछे छूट जाएगा। और INDIA इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से काफी पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी आप देखिएगा बीजेपी जिस तरीके से करती है वो मुझे लगता है बाकी पार्टियों के लिए एक तरीके की नसीहत है, क्योंकि उसने बहुत एग्रेसिव रणनीति अपनी अपनाई हुई है। लेकिन मैं जो सवाल बार बार पूछना चाह रहा हूं, रवि एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, ऐसी सीट्स का जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सीट्स अभी बीजेपी के पास नहीं है। बंगाल में बहुत स्कोप है अभी बीजेपी के लिए और चुनौती भी उतनी है। अभी जो सीट्स डिक्लेयर की गई हैं उसमें से कितनी सीट हैं जो बीजेपी के पास नहीं है, कुछ ये एनालिसिस कर पाए आप? देखिए, बीजेपी के पास कुल मिला के 18 सीट्स है, जिनमें से आज जो डिक्लेयर किया गया है उनमें से जादवपुर उसके पास नहीं है, बोलपुर उसके पास नहीं है, फिर यहाँ पे बहरमपुर उसके पास नहीं है, हावड़ा नहीं है उनके पास।
कार्यकर्ता को दी है। मैं सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करती हूँ। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे को ये मौका मिला है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं और आपने देखा होगा कि 2 सीटें जो है महिलाओं को मिली हैं, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को लेकर? देखिए, जब 26 जनवरी पे जब परेड निकली और 80% महिलाओं ने वहाँ नेतृत्व किया, तो उसके बाद मेरा जहाँ भी जाना हुआ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र था, चाहे वो गांव का था, शहर का था, वो कॉलोनी थी, कोई भी था, जब मैंने पूछा कैसा लगा, तो हर महिला ने एक ही जवाब लगा, ऐसे लगा बस जैसे कि हम ही वहाँ पर चल रहे हैं। तो वो जो विश्वास उन्होंने दिखाया था महिलाओं के ऊपर, हर क्षेत्र में मौका दिया है, और जो उनका नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हो सकता है जो हमारे लीगल है उसकी वजह से आगे आ रहा हो, लेकिन अपने निर्णय में उन्होंने आज ही बताया कि उनकी कमिटमेंट हमेशा कमिटमेंट होती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। तो कमलजीत सहरावत, पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है, बीजेपी के उम्मीदवार, वो यहां पर धन्यवाद जताती हुई पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और बताती हुई कि कैसे महिलाओं के बीच बीजेपी की इस वक्त काफी ज्यादा अच्छी इमेज है। बीजेपी के हम दिल्ली के कैंडिडेट्स का तो यहां पर नाम बता रहे हैं, लेकिन रविशंकर, आप बता रहे थे कुछ पश्चिम बंगाल के उन कैंडिडेट्स के बारे में जो हारी हुई सीटों पर जिनका ऐलान किया गया, बताइए जरा। देखिए, जिसका बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि आज अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स है वो एडुकेटेड है। एडुकेटेड का मतलब यह है या तो फिर डॉक्टरेट है, या तो फिर पोस्ट डॉक्टरेट है, या तो फिर मेडिकल फील्ड में काम करते। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के जो जनता है वो इंटेलेक्ट के लिए जाने जाते हैं। तो बीजेपी ने यहाँ पे ये कोशिश किया है ऐसा लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं इस वक्त जिनको आपसे लोग भरोसा, आज जिनको डिक्लेयर किया गया है, जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, उनमें से कौन सी ऐसी सीट्स हैं जो बीजेपी के पास नहीं है? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो अपने 18 के आंकड़े को अगर कहीं बढ़ाए तो उसमें बंगाल भी एक जगह है। देखिए यहाँ पे राहुल जी, यहाँ पे ज़्यादातर जो सीट्स में कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए हैं, या तो वो स्टैंडिंग एमएलए है, या तो फिर वो तृणमूल का अच्छा घर है जहाँ पे कैंडिडेट्स ऐसा दिया गया है जो कि नया फेस है। जैसे कि जादवपुर का बात अगर करेंगे तो अनिर्बान गांगुली को जो फेस लाया गया है बीजेपी की तरफ से, मिमी चक्रवर्ती वहाँ पे कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी में थे। तो ऐसे ऐसे सीट्स पे बीजेपी यहाँ पे कैंडिडेट्स दिया है जहाँ पे बीजेपी वीक है, मतलब उनका जो संगठन है वहाँ पे वीक है, तो उसको नया फेस दिया गया है क्योंकि वो टेस्ट नहीं हुए हैं। अगर ऐसा फेसेस हैं जैसे कि खड़गपुर है, जैसे कि उत्तर कोलकाता है, जहां सुदीप बंदोपाध्याय को लेके इतना कुछ घमासान चल रही है, तो वो सीट्स बीजेपी बचा के रखा है क्योंकि उसमें परामर्श करना जरूरी है।